तो नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों फिलर फोरम के इस मंच पर। फिलर फोरम ये मंच हमारा सदा साथियों समर्पित रहता है हायर एजुकेशन के लिए, जहां पर हम तैयारी करवाते हैं आप सभी की एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की। तो ना केवल एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ को क्रैक करने के लिए, बल्कि साथियों आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, इतिहास विषय के किसी भी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए आप हमारे चैनल फिलर फोरम को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए चैनल के नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा फिलर फोरम वेबसाइट का और फिलर फोरम ऐप का। दोनों ही माध्यम से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जो कुछ डिटेल यहाँ रहती है साथी उसको मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, नोट्स, पीडीएफ, पोल क्वेश्चंस, विभिन्न प्रकार का जितना भी कंटेंट मिलता है हमें हमारे क्या बोलते हैं इतिहास विषय का, हिस्ट्री सब्जेक्ट का, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, वो मैं सारा चीज़ें वहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ टाइम टू टाइम। आप वहाँ जा करके उनको देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी स्ट्रॉन्गफुली बना सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है साथ वो है देख सकते हो हमारा सिलेबस जो अब कंप्लीट होने जा रहा है, हो ही चुका है लगभग, समझ लीजिए कंप्लीट हमारा सिलेबस हो चुका है। जो कुछ टॉपिक्स जो बचे हुए उनको हम 1 बाय 1 करके ले रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने इस वाले चैप्टर से जो आज हम पढ़ेंगे, इससे पहले की वीडियो में हमने विभिन्न पॉलिसीज़ की चर्चा की थी। ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसियाँ थी उनको ऊपर डिस्कशन किया था। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी क्या थी उनकी, भारत के ऊपर राज करने की, आर्थिक हालात क्या थे, राजनीतिक संस्थाएं क्या थे उन्होंने डेवलप की थी, सारी चीज़ें वो हमने डिटेल में डिस्कशन किया उस चीज़ के ऊपर। आज का जो हमारा टॉपिक आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है शिक्षा व शिक्षण संस्थाएँ, एजुकेशन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन द एंशिएंट इंडिया। आज हम एंशिएंट इंडिया के बारे में बात करेंगे कि प्राचीन भारत के समय में कौन कौन से शिक्षा का माध्यम क्या था, शिक्षा के इंस्टीट्यूट्स कैसे थे। हायर एजुकेशन की बात करेंगे, विश्वविद्यालयों की बात करेंगे हम। गुरुकुल तो साथियों प्राचीन काल में क्या होता था, गुरुकुल हर गांव में, जैसे आज हर जगह पे हर ग्राम में स्कूल होते हैं ना, पहले ऐसे ही हर ग्राम में एक गुरुकुल हुआ करता था, उसे गुरुकुलम और आचार्य कुलम गुरुकुल में जहाँ बच्चे पढ़ते थे, छोटे बच्चे, आचार्य कुलम जहाँ पर टीचर तैयार होते थे, आचार्य पढ़ते टीचर्स को तैयार होते थे, उसे आचार्य कुलम कहते हैं। गुरुकुलम और आचार्य कुलम में ये दोनों में फ़र्क होता है। ठीक, और जो बड़े हायर एजुकेशन के लिए वहाँ पर यूनिवर्सिटियाँ होती थी, विश्वविद्यालय होते थे। जैसे आज की यूनिवर्सिटियाँ हैं, कॉलेजेज हैं बड़े, ऐसे ही उस समय पर विश्वविद्यालय होते थे, जैसे कि आपका तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला वगैरह जो भी है ना, वो उनके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे कंप्लीट। ठीक है, तो ये इसको अच्छे से देख लीजिए साथ। ये आपका फर्स्ट पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सेकंड का तो है ही है। ठीक है, फर्स्ट पेपर में जो हायर एजुकेशन का हमारा वो आता है ना चैप्टर, उसके लिए भी उसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और सेकंड पेपर में तो है ही हमारा हिस्ट्री में सारा कुछ इसका। तो देखिए साथियों, प्राचीन काल में क्या था, अथर्ववेद में हमें उत्तर वैदिक शिक्षा का मिलता है संदर्भ। उत्तर वैदिक काल में जो शिक्षा दी जाती है उसका संदर्भ हमें मिलता है अथर्ववेद के अंदर। ठीक है, और शिक्षा पद्धति का हमें उल्लेख मिलता है अथर्ववेद के अंदर। पितृऋण इसमें उल्लेख मिलता है हमें, पितृऋण से कहते, इसमें उल्लेख मिलता है हमें कि देखिए 3 ऋण माने गए हमारे, पितृऋण हैं और हमारे के गुरु का ऋण और देव ऋण। गुरु ऋण, पितृऋण, गुरु ऋण और देव ऋण। देवताओं का, पिता का ऋण इसलिए होता है हमारे ऊपर, पिता ने हमें जन्म दिया है, इस संसार में परवरिश की है, तो इसलिए हमें हमारे ऊपर पिता का ऋण होता है। तो पिता का ऋण चुकाने के लिए पिता का ऋण चुकाने के लिए एक इंसान को शादी करके अपनी गृहस्थी बसानी चाहिए और आगे अपनी जनरेशन तैयार करनी चाहिए, मतलब बच्चे पैदा करने चाहिए। और ना केवल बच्चे पैदा करने चाहिए, उनको अच्छी शिक्षा और संस्कार दे करके समाज में सेटल भी करना चाहिए। ये तरीका होता है पितृ ऋण से मुक्ति पाने का। एक दूसरा देव ऋण, देवताओं का ऋण होता है। क्यों? क्योंकि धर्मशास्त्रों के अनुसार अगर देखा जाए तो हमारे ऊपर देवताओं का ऋण होता है, क्योंकि देवताओं ने हमें जन्म देकर धरती में भेजा होता है। ठीक है, तो उनका ऋण हम कैसे कर सकते हैं? उनका ऋण चुकाने के लिए हमें उनकी पूजा पाठ, उनकी श्रद्धा के अनुसार जो भी हमसे हो सकता है, भक्ति साधना करके उनके ऋण से हम मुक्ति पा सकते हैं। गुरु का ऋण, गुरु का सबसे बड़ा ऋण बताया गया है साथियों। गुरु के ऋण से उऋण होने के लिए गुरु से शिक्षा ली जाती है और बदले में गुरु को दक्षिणा दी जाती है। तो ये 3 मेन ऋण हैं हमारे ऊपर, हर इंसान के ऊपर होते हैं। पितृ ऋण हो गया। छांदोग्य उपनिषद में हमें विभिन्न प्रकार के विषयों की सूची मिलती है साथियों, सिलेबस की डिटेल मिलती है। जैसे आज यूजीसी डिक्लेयर करती है ना
कौन कौन से कॉलेज का कौन कौन सिलेबस पढ़ा जाएंगे, किन किन का मैटर क्या होता है। तो इस प्रकार सारी डिटेल जो मिलती है वो हमें छांदोग्य उपनिषद में मिलती है, सिलेबस की डिटेल मिलती है, विषय सूची मिलती है हमें। और चरण, चरण एक टर्म है, चरण अलग अलग संदर्भ में, ठीक है, शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, ठीक है, अलग अलग समय पर सिचुएशन के हिसाब से, और जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा होता है, जो प्रसंग चल रहा होता है, कंटेक्स्ट जो चल रहा होता है, उसके अकॉर्डिंग शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, ठीक है। चरण का अर्थ वैसे पाँव भी होता है, चरण एक प्रोसेस भी होता है। तो यहाँ पर चरण का मतलब क्या है कि वैदिक शिक्षा का विशेष शाखा को चरण कहते थे। वैदिक शिक्षा की एक विशेष शाखा, जैसे कि आर्ट फील्ड है हमारी, स्ट्रीम आर्ट्स होती है, कॉमर्स होती है, साइंस होती है, इसी प्रकार से एक शाखा होती थी, एक फील्ड होती थी, उसको चरण बोलते थे। और चरक, चरक किसे कहते थे? चरक उन लोगों को कहते थे जो साथियों घूम करके विद्या प्रदान करते थे स्टूडेंट्स को। ब्रह्मणशील जो गुरु होते थे ना, उनको चरक कहते थे। हालांकि चरक नाम का एक विद्वान भी हुआ है, चिकित्सा शास्त्री भी हुए हैं। तो जरा बताइए, चरक जो विद्वान थे किसके राज दरबार में रहते थे, किस शासक के समकालीन थे? आपके लिए आज का सवाल, ठीक है। तो जो चरक थे, चरक जिनको कहा जाता था, वो ब्रह्मणशील गुरु होते थे, जो गुरु अलग अलग स्थानों पर जा करके विद्या का दान देते थे, पढ़ाते थे स्टूडेंट्स को, उनको चरक कहा जाता था। आरुणी ऐसे ही एक प्रकार के गुरु थे, आरुणी ऐसी प्रकार के चरक थे, या ऐसी प्रकार के गुरु थे, इसी प्रकार के गुरु थे जो अलग अलग स्थानों पर जाकर के अपनी शिक्षाएं देते थे स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो जरा बताइए, आरुणी उद्दालक का प्रसंग हमें कौन से ग्रंथ में मिलता है? अब मैं सवाल पूछूंगा, अब आंसर आप लोगों ने देने हैं, ठीक है। तो जरा बताइए, पहला सवाल, चरक किसके समकालीन थे, किस राजा के संरक्षण में रहते थे? दूसरा, आरुणी उद्दालक का प्रसंग हमें किस संदर्भ में मिलता है, किस ग्रंथ में मिलता है? क्लियर। वैदिक वो होते थे, वैदिक उन स्टूडेंट्स को कहते थे साथियों जो वेदों का अध्ययन करते थे। वेदों का अध्ययन करने वालों को वैदिक कहा गया। शास्त्री उनको कहते थे जो वेदांग का अध्ययन करते थे। वेदांग हमारे 6 वेदांग हैं, आपको पता होना चाहिए 6 वेदांग है ना। तो जिन 6 वेदांगों का जो अध्ययन करते थे वो शास्त्री कहलाते थे। हालांकि आजकल तो जो MA संस्कृत से MA BEd कर लेते हैं, वो संस्कृत के जो टीचर लगते हैं उन्हें भी शास्त्री कह दिया जाता है। पता होना चाहिए आप लोगों को। तो इसी प्रकार से आगे वेदों का अध्ययन करने वालों को वैदिक कहा जाता था, शास्त्री कहा जाता, वेदांग का अध्ययन करने वाले स्टूडेंट्स को, ठीक है। इसी प्रकार से द्विवेदी होते थे। द्विवेदी मतलब जिनको 2 वेदों का अध्ययन करने वालों को द्विवेदी। कुछ लोगों का सरनेम होता है ब्राह्मणों में, कुछ लोग ब्राह्मणों में सरनेम लगाते द्विवेदी। तो उनसे पूछा जाता है आप द्विवेदी क्यों हो? बहुत कम लोग हैं जिनको पता है इन चीज़ों का, सही आंसर नहीं दे पाते लोग। द्विवेदी जो 2 वेदों का अध्ययन करने वाले द्विवेदी कहलाए। त्रिवेदी जो 3 वेदों का अध्ययन करने वाले लोग जो स्टूडेंट्स थे वो त्रिवेदी कहलाए। और जिनको 4 वेदों का ज्ञान था वो चतुर्वेदी कहलाए। और जो इन सब चीज़ों का थोड़ा थोड़ा अलग अलग धर्मशास्त्रों का ज्ञान रखते थे उन्हें कहा गया मिश्रित ज्ञान। जिनके पास था मिश्रित अध्ययन जो करते थे वो निकल करके आए, वो कहलाए मिश्रा। एक से पूछा स्टूडेंट से हमने क्या कि भाई द्विवेदी साहब आप द्विवेदी क्यों हो? एक स्टूडेंट से पूछा, द्विवेदी था वो, उससे पूछा भी द्विवेदी क्यों हो? तो उसने कहा मेरे माता पिता 2 थे इसलिए हम द्विवेदी हुए। अब सबके माता पिता 2 ही होते हैं, 3 या 4 माता पिता किसके होते हैं बताओ? तो लोगों को पता ही नहीं है। नहीं, आप भी जरा पूछ के देखना, आपने कहा कोई नियर डेयर में कोई हो कि द्विवेदी हो तो आप द्विवेदी क्यों हो, त्रिवेदी हो त्रिवेदी क्यों हो, चतुर्वेदी हो तो चतुर्वेदी क्यों हो, मिश्रा हो तो मिश्रा क्यों हो? पूछना जरा, देखते हैं क्या क्या आंसर मिलेगा आपको, अलग अलग मिलेगा इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये था, ये हो गया। अंतेवासी, अंतेवासी वो छात्र कहलाते थे साथियों जो गुरुकुल में रह करके पढ़ाई करते थे, अपनी गुरुकुलों में रह करके जो पढ़ाई करते थे। अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है ना हमारा, वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल और बौद्ध काल के समय समकालीन हमारा टाइम पीरियड चलेगा। ये हमने वैदिक काल का बताया, उसको उत्तर वैदिक और बौद्ध काल का भी हमारा टाइम चल रहा है, टॉपिक समय काल चल रहा है, ठीक है। तो अंतेवासी कहा जाता, तो गुरुकुलों के अंदर जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे उन्हें कहा जाता अंतेवासी, ठीक है।
हर्षचरित और अलबरूनी दोनों ने ही गुरुकुलों का उल्लेख किया है। हर्षचरित में की कादम्बरी में खासतौर से उल्लेख मिलता है गुरुकुलों का, और अलबरूनी ने भी उल्लेख किया है कि गुरुकुलों के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते थे। हर गांव में गुरुकुल होते थे हमारे, जैसे आज का स्कूल होते हैं, हर गली हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर जगह पर स्कूल होते हैं, ऐसे ही होते थे। तक्षशिला सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी और सब संसार की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी मानी गई तक्षशिला। तो जरा बताइए, हु वाज द फाउंडर ऑफ तक्षशिला? हु वाज द फाउंडर ऑफ तक्षशिला? तक्षशिला को किसने बसाया? तक्षशिला का नामकरण की थोड़ी स्टोरी बता देता हूँ कि महाभारत काल के बाद में तक्षक नाम के एक राजा हुए थे, उनके नाम के ऊपर यहाँ पे तक्षशिला नाम पड़ा था इसका, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है तक्षशिला। ठीक है, सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित था ये। तक्षशिला शहर जो था, तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो थी, सिंधु और झेलम के बीच में स्थित है। यहाँ पर केवल द्विजों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था साथियों। द्विज, तो जरा बताइए द्विज किसे कहा गया? एमसीक्यू ऐसे ही चलेंगे अब। हाँ, एक चीज़ और है, ये हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सा बचा हुआ है, तो ज़रा आप लोगों में से ये बताना है टेलीग्राम पे आप लोगों ने कि भाई इसी 2-4 क्लास और इसी चैप्टर के लिए हम इस महीने के एंड तक, या फिर हम PYQ की सीरीज शुरू कर दें। अभी हमारा 2-4 दिन बचे, तो मैं सोच रहा हूँ इसको चैप्टर कंप्लीट करा दूँ। थ्योरी क्लास 2-4 चैप्टर बचे उनको कंप्लीट कराने के बाद में 1 तारीख से जो है नेक्स्ट मंथ से हम फिर PYQ की सीरीज या MCQ की सीरीज शुरू करें। तो जरा बताइए पहले कितने लोग सहमत है, थ्योरी क्लास पढ़ाई जाए या फिर PYQ पे को शुरू किया जाए जल्दी से? देखते हैं, फिर उससे स्टार्ट करेंगे। द्विज, मैंने पूछा ना, द्विजों को इस यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। द्विज मतलब, द्विज में 3, जैसे कि हमारा समाज उस समय का सबको पता होगा 4 वर्ण चतुर्वर्णीय समाज था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो तक्षशिला के अंदर बताते हैं केवल द्विजों को विद्या ग्रहण करने का अधिकार, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 3 लोगों को ये शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। वैश्यों को शिक्षा अधिकार ग्रहण करने का अधिकार नहीं था तक्षशिला यूनिवर्सिटी में, उस समय के हालात के अनुसार बता रहा हूँ। जनरली था, जनरली तो शूद्र ग्रहण कर सकते थे, ग्रहण शिक्षा ले सकते थे, लेकिन उस समय की यूनिवर्सिटी में नहीं था प्रावधान तक्षशिला में। दम्मांतेवासी, दम्मांतेवासी किसको कहा गया? दम्मांतेवासी कहा गया साथियों वो शुल्क मुक्त छात्र जो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन लेना चाहते थे, उन स्टूडेंट्स की रात में की कक्षाएं चलती थी, उन स्टूडेंट्स की क्लासेस चलती थी रात में, जिनके पास पैसा नहीं होता, जो गरीब विद्यार्थी होते थे लेकिन शिक्षा लेने के चाहते थे, उन लोगों को रात में पढ़ाया जाता था, उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता था, उन्हें कहा गया दम्मांतेवासी। हालांकि ये यहाँ पर थोड़ा सा वो है धम्म, ये धम्म जो आ जाता है ना, ये पाली का शब्द है साथियों, वही अशोक वाला धम्म, धर्म या अशोक का धम्म है, बुद्ध दर्शन से जुड़ा हुआ शब्द है धम्म। बुद्ध धर्म नहीं होता, बुद्ध धम्म होता है। ठीक है, तो ये था। हालांकि इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी है, अभी प्राचीन सारी यूनिवर्सिटियों के अंदर कंट्रोवर्सी ये है, यहाँ पे कंट्रोवर्सी ये होती है कि बुद्ध दर्शन से जुड़े हुए लोग इसके ऊपर अपना दावा करते हैं कि ये तो केवल और केवल बुद्धिस्टों को का ही विहार था, बुद्धिस्ट ही पढ़ते थे यहाँ पर, ब्राह्मणों ने बाद में इसके ऊपर आके कब्जा किया। अभी ब्राह्मण वर्सेस बुद्धिस्ट हो गया यार, ब्राह्मण वर्सेस बुद्धिस्ट हो गया भाई, या फिर कह सकते हैं कि विदेशी वर्सेस स्वदेशी हो गया। बुद्धिस्ट, बुद्ध दर्शन से जुड़े हुए लोग अपने आप को मूल निवासी मानते हैं, यहीं का निवासी मानते हैं, और वो ब्राह्मणों को बाहर से आया हुआ मानते हैं कि ब्राह्मण जो है, आर्य जो है, आर्य मतलब ब्राह्मण, वो बाहर से आए थे, वो यूरेशिया से आए थे, मिडल ईस्ट से आए थे, और उन्होंने हमें गुलाम बना लिया और हमारे सारे चीज़ों के ऊपर कब्जा कर लिया, और सत्ता के ऊपर कब्जा करके उन्होंने हमें दलित बना दिया, मूल निवासियों को। उनका अपना मानना है दलित समाज से जुड़े हुए लोगों को, और वो प्रमाणित भी कर देंगे इस चीज़ को। तो ये दम्मांतेवासी होते थे। इसमें एजुकेशन स्टार्ट करने की एज होती थी 16 वर्ष। उम्र क्या होती थी यहाँ पे एजुकेशन लेने की, एंट्रेंस लेने की? 16 साल का बच्चा यहाँ पर एंट्रेंस लेकर के एजुकेशन पढ़ाई पढ़ सकता था हायर एजुकेशन में, यानी कि 16 साल का मतलब आज का 10+2 पास आउट बच्चा एंट्रेंस ले सकता था, यानी कि एक प्रकार से हायर एजुकेशन से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन था ये। और अमाउंट था इसका, फीस जो इसकी होती थी 1000 कारछापण थी, फीस थी जो 1000 कारछापण थी, 1000 कारछापण
होते थे। तो जरा बताइए कारशापण किसे कहा गया? कौन सी करेंसी थी वो जिसे कारशापण कहा गया? कौन से मेटल की बनी होती थी? आपने बताना है। नेत्र चिकित्सा का बहुत मतलब चिकित्सा शास्त्र की बहुत ज़्यादा पढ़ाई होती थी यहाँ पे। मतलब एक प्रकार का बहुत बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट था ये, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल इंस्टीट्यूट कह सकते हो आप। यहाँ पे इलाज भी किया जाता था, हॉस्पिटल भी था और मेडिकल की पढ़ाई भी होती, दोनों ही काम होते थे एक साथ। बच्चों को पढ़ाई कर देते, कराया जाता, उनको वहीं पे ट्रेनिंग दी जाती थी उन्हीं हॉस्पिटलों के अंदर। तो ऐसा इंस्टीट्यूट था यहाँ पे। और यहाँ पे नेत्र चिकित्सा की गई थी एक चीनी राजकुमार की। जीवक जो थे ना वो बहुत विद्वान पुरुष थे, जीवक जो थे वो बहुत विद्वान पुरुष थे, तो वो यहीं पर ही एजुकेशन दिया करते, वहीं यहीं पर पढ़ाते थे, मेडिकल पढ़ाते थे वो जीवक। यहाँ पर चीनी राजकुमार की चिकित्सा, नेत्रों की चिकित्सा की गई थी, जो कि आंखें खराब हो गई थी उसकी, तो उसको यहाँ लाया गया था। उसकी इलाज किया था जीवक ने, तो उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई थी, ठीक हो गया था वो, ऐसा उल्लेख मिलता है। 18 शिल्प शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी साथियों। 18 शिल्प शास्त्रों की शिक्षा दी जाती, मतलब 18 तरह की अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता था, जिनमें कि देखो उस समय की शिक्षा में आज के समय की शिक्षा में बहुत फ़र्क है साथियों। आज की शिक्षा जो है वो उसका 15 से 20% हमारे जीवन में काम आती है और कोई काम नहीं आती उसका। हालांकि हमारा जो हिस्टोरी, मान लो हम हिस्टोरियन बन गए, हिस्ट्री के एजुकेशन लेकर हमें नेट क्वालिफाई हो, GRF हो, तो हम तो लग गए मास्टर। लेकिन जनरली अगर देखा जाए 10+2 ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएशन, BA BCom BSc कर करके आप क्या कर लोगे? वो आपके पर्सनल में काम ही नहीं आती। वो आपके रोजगार परक शिक्षा नहीं रही, उससे आपको रोजगार नहीं मिला। वो ऐसी कोई शिक्षा नहीं जाती जिससे कि हमें तुरंत रोजगार मिल जाए। समझ रहे बात को? इसलिए ये रिफॉर्म लाया गया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं लाई गई है। अब देखते कितनी सफल हो पाती, कितनी नहीं हो पाती है। तो उस समय के जो शिल्प जो दिए जाते हैं, उस समय की जो एजुकेशन दी जाती थी वो रोजगार परक होती थी। राजीव दीक्षित कहते हैं कि शिक्षा वो हो जो सुबह पढ़ाया जाए और शाम को उसके जीवन में उसके ऊपर प्रैक्टिकल किया जा सके। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए ताकि वो जो आदमी के जीवन में काम भी आए। जैसे टेक्निकल कराते हैं कुछ शिक्षा एजुकेशन होती है, वो जैसे मतलब एक इलेक्ट्रिकल, हालांकि इलेक्ट्रिकल में भी इतना नहीं सिखाया जाता। इलेक्ट्रिकल के से B.Tech कर लेते हैं, इलेक्ट्रिशियन से B.Tech कर लेते हैं लोग, M.Tech कर लेते हैं कूलर पंखे की मोटर वाइंडिंग करनी नहीं आती उन्हें। मोटर वाइंडिंग वो करता हमारे गली के कोने पे जो बैठा होता है एक दुकानदार, जिसने कोई फॉर्मल एजुकेशन डिग्री डिप्लोमा नहीं किया होता। वो सिंपल 10+2 पढ़ा होता है, उसने साल 6 महीने कहीं से काम सीख लिया होता है और अपना सेटअप कर लिया होता है, दुकान खोल ली होती है, और वो फटाफट बांध देता है, वाइंडिंग कर दे, कूलर की, पंखे की, मोटर वाइंडिंग का सारा काम कर देता है। कोई एजुकेशन, कोई सर्टिफिकेट नहीं होता उसके पास, खास तौर पे कोई डिग्री डिप्लोमा बड़ा नहीं होता है। तो वो ज़्यादा अच्छा, ये जो B.Tech M.Tech करके आया हुआ वो अच्छा, जिसको कुछ आता ही नहीं है प्रैक्टिकल के तौर पे, वो आपकी मिक्सी ख़राब हो गई तो वो उसे वो ठीक नहीं कर सकता। क्या एजुकेशन फिर ये? तो उस समय की जो 18 शिल्प शिक्षाएँ दी जाती थी वो दी जाती थी, जैसे कि आपका लोहार से संबंधित लोहार का काम, सोने से संबंधित सुनार का काम, इस तरह मेट्रोलॉजी का काम, इस तरह से, और मेडिकल का तो चलता ही था। इस तरह से बहुत सारी फील्ड थी जो उनके जीवन में काम आते थे, रोजगार पर थे, उनको रोजगार मिल जाता था, काम करते थे लोग उससे। चिकित्सा शास्त्र का बहुत बड़ा योगदान, चिकित्सा शास्त्र के लिए फेमस था खास तौर से। जो तक्षशिला था ना, वो चिकित्सा शास्त्र से खास तौर से फेमस था, मेडिकल का हब था, ये कह सकते हैं आप। सर्प चिकित्सा की बहुत प्रशंसा की यूनानी इतिहासकारों ने उस समय की, उस समय के इतिहासकारों की, इतिहासकारों ने सर्प चिकित्सा की बड़ाई करी है, गुणगान किया है तक्षशिला का। क्या है? सर्प चिकित्सा मतलब स्नेक बाइट का इलाज करते थे। सांप अगर कैसे काट ली तो उसका इलाज कैसे किया जाता, जहर उतारा कैसे जाता, वो सारी यहाँ पे इलाज किया जाता था। विद्यार्थी कौन कौन हुए यहाँ पे? विद्यार्थी कौन हुए? प्रसेनजीत जो था माता बुद्ध के समकालीन, जो प्रसेनजीत जो हुआ था वो यहाँ का, यहीं वो भी यहाँ पढ़ा था। तो जरा बताइए प्रसेनजीत कहाँ का राजा था? और ब्रह्मदत्त जो कि काशी का राजकुमार था। पाणिनि जिसने पाणिनि, महर्षि पाणिनि जो संस्कृत के व्याकरणाचार्य, उन्होंने यहाँ से एजुकेशन ली। कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य, ये यहाँ के कुछ प्रमुख स्टूडेंट थे। और चरक और वसुबंधु, चरक जो थे ना, ये कनिष्क के राज दरबार में रहते थे साथियों, कनिष्क के दरबारी थे ये। और वसुबंधु ने भी यहीं से शिक्षा ग्रहण की। और आचार्य कौन कौन हुए अभी यहाँ पे ये देख लेते हैं जरा एक बार। क्या आचार्य कौन कौन आचार्य हुए? चरक हुए,
महर्षि चरक और विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ये वही विष्णु शर्मा है जो जिन्होंने लिखा था पंचतंत्र। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा को माना गया है। और चंद्रगुप्त और कौटिल्य, ये भी यहाँ पे, कौटिल्य यहाँ के स्टूडेंट भी थे और बाद में यहीं के ही फिर आचार्य बन गए थे, टीचर बन गए थे यहीं पे ही। और इसी के फिर पाटलिपुत्र, मौर्य काल में पाटलिपुत्र, जो पटना की राजधानी पाटलिपुत्र थी, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, पटना, आधुनिक पटना, वहाँ पर भी जो शिक्षण संस्थान था वो भी फेमस था अब मौर्य काल के अंदर, पाटलिपुत्र। ठीक है, तो यहाँ के कौन कौन थे? वर्ष, उपवर्ष, पिंगल, व्याडी आदि, इनकी सभी के यहाँ पर प्रवेश परीक्षा ली गई थी साथियों। इनका एडमिशन जो होता ना, एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से इनका एडमिशन होता था। एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता था, प्रवेश परीक्षा ली जाती तब जाकर के एंट्रेंस मिलता था, ऐसे नहीं मिलता था। अब कौटिल्य ने शिक्षा को 4 भागों में डिवाइड कर दिया साथियों। कौटिल्य ने उस समय शिक्षा को 4 भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन सी भाग है? त्रयी, आन्वीक्षिकी, वार्ता और दंड नीति, ये 4 भाग बना दिए। जैसे कि आज के फॉर्मल एजुकेशन को अगर देखा जाए तो आर्ट्स, कॉमर्स और मेडिकल मेन 3 फील्ड है, उनकी फील्ड सब फील्ड्स आगे आगे अलग बढ़ती जाती हैं, है ना। तो इसी प्रकार से आचार्य कौटिल्य ने 4 भाग बना दिए थे एजुकेशन के। और एक और आता है तिलहाड़ा। तिलहाड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था, ये भी एक, कहीं पर आपको तिलहारा मिलेगा, तिलहारा, तिलहाड़ा, तिलहांडा एक ही चीज़ है। ठीक है, ये मौर्योत्तर काल का प्रमुख इंस्टीट्यूट था जो कि बिहार में था। इसकी उल्लेख करता है वेनसांग। इसका कौन उल्लेख करता है? वेनसांग। उज्जैनी, उज्जैनी रुद्रदमन के समय में प्रमुख विद्या का केंद्र था, रुद्रदमन। तो जरा बताइए रुद्रदमन का टाइम पीरियड बताइए आप लोग, क्या था रुद्रदमन का समय काल? नालंदा, अब ये और आती हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी, है बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से आती हो। तक्षशिला के बाद नालंदा का सबसे बड़ा नाम आता है, तक्षशिला के बाद में नालंदा। नालंदा जो था वो महायान का ऑक्सफोर्ड था, महायान का केंद्र था। महायान बौद्ध दर्शन के महायान संप्रदाय का बहुत बड़ा केंद्र था। महायान की पढ़ाई होती थी यहाँ पे, हीनयान, महायान, तंत्रयान, वज्रयान, इस तरह के जो बुद्ध दर्शन से जुड़े हुए संप्रदाय हैं उसमें से एक संप्रदाय था बड़ा महायान, उसकी पढ़ाई होती थी यहाँ पे, इसी महायान का ऑक्सफोर्ड कहा गया। ये काशी का प्रतिद्वंदी था, क्यों? क्योंकि काशी उस समय साथियों ब्राह्मणों का एजुकेशन का हब था। वाराणसी, काशी, बनारस है, ये जो क्षेत्र है ना, ये विद्या की नगरी माना गया है प्राचीन काल से ही। तो ये कम्पीट करता था, कंपटीशन देता था, क्या बोलते हैं इसको, नालंदा को। तो नालंदा का कंपटीशन किसको माना गया? काशी को, या काशी कंपटीशन माना गया नालंदा को, ये कह सकते हैं आप। ठीक है, जो कि राजगृह बिहार में था। इसकी स्थिति कहाँ थी? नालंदा कहाँ पर है? आधुनिक राजगृह डिस्ट्रिक्ट बिहार राज्य में है। और इसका जो स्थापनाकर्ता माना गया है शक्रादित्य को। वेनसांग इसका उल्लेख करता है शक्रादित्य के नाम से। इसका क्या बोलते हैं, फाउंडेशन जिसने रखी थी, जिसने स्थापनाकर्ता जो है वो शक्रादित्य कहा गया। और शक्रादित्य का क्या वो जोड़ा गया है, शक्रादित्य का तालमेल बैठाया गया है कुमारगुप्त फर्स्ट से, यानी कि नालंदा की यूनिवर्सिटी स्थापनाकर्ता कौन माना गया है? कुमारगुप्त फर्स्ट। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि उसने कुमारगुप्त नहीं लिखा, उसने शक्रादित्य लिखा, वेनसांग ने। और बताते हैं कि वेनसांग ही सबसे पहला वो उल्लेख करता है नालंदा का, सबसे पहले नालंदा का उल्लेख किया वेनसांग ने। ये मेरे को थोड़ा सही नहीं लगता, क्योंकि वेनसांग देखो साथियों हर्ष के काल में आया था, 7वीं सेंचुरी में आया था, 629 से 645 के टाइम पीरियड में रहा था वो। और ये क्या कुमारगुप्त रहा था आपका 4th सेंचुरी में। तो लगभग 200-250-300 सालों का गैप है। तो क्या यार किसी ने भी गुप्त काल, तो जबकि हमारा स्वर्ण काल था, तो क्या किसी भी लिटरेचर में उल्लेख नहीं मिलेगा इसका, क्या बोलते हैं, नालंदा का? सोचो जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि 200 साल तक किसी जो, हालांकि आपका गुप्त काल तो एक स्वर्ण काल रहा था, आप लिटरेचर का क्लासिकल युग माना गया गुप्त काल को इसी वजह से। तो क्या किसी भी लेखक ने उल्लेख नहीं किया होगा? सोच के देखिए आप जरा, मुझे नहीं लगता, ये बकवास लगता है मेरे को तो कि केवल पहला उल्लेख वेनसांग ने किया हो। हालांकि एकेडमिक से पढ़ा जाता है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मुझे पर्सनली नहीं लगता ऐसा कि खाली केवल वेनसांग ने उल्लेख किया होगा इसका। कुलपति, यहाँ पे वेनसांग के समय में साथ कुलपति जो थे वो थे शीलभद्र। कुलपति बोले तो डीन या प्रिंसिपल कह सकते हैं, जैसे कॉलेजों में प्रिंसिपल होती है, यूनिवर्सिटी में
वाइस चांसलर या डीन होते हैं, उसी तरह कुलपति जो थे वो थे शीलभद्र। और वीरदेव आचार्य भिक्षु थे, क्या बोलते हैं, बौद्ध भिक्षु थे वीरदेव। वीरदेव को धर्मपाल ने 9th सेंचुरी में अपॉइंट किया था यहाँ पर। धर्मपाल है 850 में जो हुआ था, धर्मपाल शासक जो हुआ था 9th सेंचुरी में पाल वंश का, उसी ने ही अपॉइंट किया था वीरदेव को यहाँ पर। और चंद्रकीर्ति, चंद्रकीर्ति शास्त्रार्थ करता था, शास्त्रार्थ करने में बहुत निपुण था चंद्रकीर्ति, यहाँ के जो है आचार्य थे। इत सिंह उल्लेख करता है राहुल मित्र का। इत सिंह के समय में कौन थे आचार्य यहाँ के? राहुल मित्र थे। और 5th AD 5वीं शताब्दी के अंदर दिंगनाग थे। दिंगनाग थे, दिंगनाग बहुत बड़े विद्वान थे साथियों। दिंगनाग ने एक दिंगनाग जो थे दक्षिण भारत से आए थे, और उन्होंने नालंदा में आकर के सुदुर्गम करके एक पंडित थे, विद्वान पुरुष थे, उनको शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था। दिंगनाग दक्षिण भारत के बहुत विद्वान थे, बाद में उत्तर भारत में आकर के क्या बोलते हैं आचार्य हुए थे नालंदा में। ठीक है, और कौन हुए थे? आर्यदेव, गुणमती और सिद्धरमती। गुणमती और सिद्धरमती जो प्रमुख विद्वान होते हैं साथियों, वो दो विद्वान, ये दोनों वल्लभी के थे आचार्य, जो यहाँ के जो डीन बने थे, क्या बोलते हैं कुलपति बने थे, गुणमती और सिद्धरमती दोनों वल्लभी के थे, जो कि आधुनिक गुजरात में है। ठीक है, तो ये इधर का हमारे साथ कंप्लीट हो गया पोर्शन। अब हम थोड़ा आगे देख लेते हैं, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, थोड़ा पानी लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं इस टॉपिक पे। ठीक है, तो अब जरा हम थोड़ा और आगे देख लेते हैं। ये हमारा पोर्शन कंप्लीट हो चुका साथियों। ठीक है, यहाँ तक कोई चीज़ समझ ना आए हो तो पूछ सकते हो आप हमें। अब हम थोड़ा इधर चलते हैं, नालंदा से बाहर गए हुए विद्वान। अब नालंदा यूनिवर्सिटी से नालंदा तो नालंदा यूनिवर्सिटी से जो बाहर गए विद्वान, जिन्होंने ज्ञान का प्रचार प्रसार बाहर जा करके भी किया, वो कौन कौन से विद्वान थे उनको देख लेते हैं। तो कौन कौन से विद्वान नालंदा से बाहर गए, ना दिखाई दे रहा है, इसकी डिटेल जो है मैं सारी डिटेल टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ, वहाँ से आप देख लिया करो। कल भी स्टूडेंट कह रहे थे कि सर नहीं दिखाई दे रहा है, टेलीग्राम पे देख लिया करो, बाद में टेलीग्राम पे इसकी फोटो खींच के टेलीग्राम पे डाल देता हूँ डिटेल, वहाँ से देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। अपने नोट्स बना लिया करो, मैं बोल रहा हूँ एक्सप्लेनेशन तो करता हूँ, कम से कम उसका नोट बना लिया करो। मेरी क्लास में कापी पेन लेके बैठा करो, नोटबुक और पेन लेके बैठा करो, ऐसे खाली पीली नहीं। तो नालंदा से बाहर गए विद्वान कौन कौन से उनको देख लेते हैं। तिब्बत गए थे 8 से 8 सेंचुरी में। तिब्बत में 8 सेंचुरी में कौन गए? चंद्रगोमिन, शांतरक्षित और पद्म संभव, ये 3 विद्वान जो थे तिब्बत गए थे 8 सेंचुरी में, 8 से 8वीं शताब्दी में। और तिब्बत और चीन दोनों ही जगह पर कौन कौन गए? कमलशील, कुमारजीव, धर्मदेव और गुणवर्मा, ये 4 विद्वान गए थे चीन में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है, और हाँ क्या बोल, तिब्बती लिपि का आविष्कार भी बताते हैं कि नालंदा में ही हुआ था। नालंदा के विद्वानों ने ही, जो आज की तिब्बती लिपि है वो नालंदा के लोगों ने ही बनाई थी। मतलब कि नालंदा के लोग ही पढ़ लिख करके तिब्बत में गए, वहाँ पर उन्होंने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, और उस समय के अनुसार फिर वो डेवलप हुआ, तिब्बती लिपि कहलाई, वहीं पे हुआ था। 11वीं-12वीं शताब्दी की बात है। ठीक है, आगे क्या हुआ? शासक उस समय के कौन कौन थे? अब देख लेते हैं जरा, शासक कौन कौन हुए। नालंदा से जुड़े हुए शासक को बारे में बात करें, नालंदा को किसने बताया और नालंदा को किसने प्रश्रय दिया। तो ह्वेनसांग उल्लेख करता है शक्रादित्य का। ह्वेनसांग किसका उल्लेख करता है? शक्रादित्य, यानी कि वही कुमारगुप्त प्रथम, इसका फाउंडर मेंबर था कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, और नरसिंह बालादित्य ने, नरसिंह बालादित्य जो बाद का शासक होता था, उसने यहाँ पर 80 फुट की मूर्ति बनवाई महात्मा बुद्ध की। बताते हैं महात्मा बुद्ध कितनी बड़ी मूर्ति बनवाई? 80 फीट की मूर्ति बनवाई थी नरसिंह बालादित्य ने। और यहाँ पर 8 कॉलेज थे, लगभग 8 कॉलेज थे, 8 महाविद्यालय थे इसके नालंदा के। और क्या हुआ? हर्ष ने यहाँ पे, फिर हर्ष की बारी आती है तो हर्ष यहाँ पे एक 4 दीवारी बनवाते हैं, हर्षवर्धन के
हैं। 7th सेंचुरी में यहाँ की नालंदा की 4 दीवारी बनवा देते हैं और इसका ताम्र विहार बनाते हैं, तांबे का विहार। सोच के देखिए, ताम्र विहार। इसी प्रकार से कनिष्क ने चैत्य बनवाया था एक ताम्र, कनिष्क का टावर या कनिष्क का चैत्य बोलते हैं उसे, वो जो बाद में आग लगने से नष्ट हो गया था। उन्हें तांबे पे खुदवाया था, महावी भाषा शास्त्र को, पूरे सिस्टम को, लाखों वर्ड्स के वर्डिंग्स को तांबे के प्लेटों खुदवा करके उसको रखा था प्रिजर्व। फॉरेनर्स ने सब खत्म कर दिया हमारा कल्चर, बड़े बड़ी चीज़ें थी हमारे यहाँ की, फॉरेनर इन्वेडर्स ने। ताम्र विहार बनवाया, 100 गाँव की आय को दान में दिया। यहाँ पर 100 गाँव की आय को दान में दे दिया था कि भाई 100 ग्राम से जो राजस्व वसूला जाएगा, जो टैक्स कलेक्शन होगा, वो उसका अमाउंट जो है वो नालंदा को दिया जाए, वहाँ का शासन प्रशासन से खर्चा चलाने के लिए। धर्मपाल ने इसका पुनरुद्धार किया था। धर्मपाल जो 9th सेंचुरी में आया, उसने उसका नालंदा का पुनरुद्धार कर दिया था, दोबारा रिकन्स्ट्रक्शन किया, रीडेवलपमेंट किया, उसका रिफॉर्मेशन किया और 200 गाँवों की आय उसके नाम कर दी, नालंदा को दी, 200 गाँवों का राजस्व। देवपाल, राजा देवपाल के टाइम पीरियड में, 5 साल तक जो देवपाल होता, उसके टाइम पीरियड में जो बालपुत्र देव शासक था, जावा और सुमात्रा, आज का इंडोनेशिया पता नहीं मलेशिया में जावा और सुमात्रा 2 आइलैंड है, जावा और सुमात्रा, ठीक है। तो वहाँ का जो उस समय का शासक था बालपुत्र देव ने यहाँ पर एक मठ का निर्माण करवाया था साथियों। क्या करवाया था? मठ का निर्माण करवाया था। और नालंदा का पहला उल्लेख मैंने अभी बताया आपको कि ह्वेनसांग करता है, मुझे तो यकीन नहीं, आप लोग देख लेना इससे पहले कोई और उल्लेख किया हो तो। ये एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी साथियों। नालंदा जो था रेजिडेंशियल, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी रेजिडेंशियल होती हैं यार, हैं, वहीं पर रह करके कैंपस होता है, क्या बोलते हैं उसको, छात्रावास होते हैं, वहीं पर रहना खाना पीना होता है और वहीं पर पढ़ाई होती है उन लोगों की। सबको पता है गुरुकुलों में क्या होता है। इत्सिंग यहाँ पे आता है 670 AD में, चीनी आता है 7th सेंचुरी में इत्सिंग। पहले फायान आता है, फायान के 4th सेंचुरी में 399 और 415 के बीच में फायान आता है। फायान के बाद 7th सेंचुरी में आपका 629 से लेकर 615 के बीच और 645 के बीच में ह्वेनसांग आता है। ह्वेनसांग के बाद इत्सिंग आता है 670 AD में आता है, ठीक है। तो ये 10 वर्ष यहाँ पर करीब रहता है और 400 संस्कृत की प्रतिलिपियाँ तैयार करता है। ये किताबों की कॉपियाँ तैयार करता है, पुस्तकों की ट्रांसलेशन करता है, संस्कृत की पुस्तकों का ट्रांसलेशन करता है ये इत्सिंग, ठीक है। और ये बताता है कि यहाँ पर 3000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। कितने स्टूडेंट्स का उल्लेख करता है? 3000 स्टूडेंट्स का उल्लेख करता है ये। और 200 ग्राम का कर यहाँ का खर्चा चलता है, उल्लेख करता है इत्सिंग कि 200 गाँव के खर्चे से यहाँ का चलता है, कर यहाँ पे टैक्स आता है। ह्वेनसांग यहाँ पे बताता है बाद में, जो इससे पहले जो ह्वेनसांग आता है वो कहता है 1510 शिक्षक है, 1510 शिक्षक है। और अनुपात है टीचर और स्टूडेंट का अनुपात 1:10, यानी कि 10 स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए एक टीचर होता था उस समय। सोच के देखिए, तो 1510 टीचर थे, तो यानी कि 15,100 स्टूडेंट हो गए। तो लगभग कितने स्टूडेंट्स हो गए? 15,000, और टीचर 1510 हैं, तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 15,100 स्टूडेंट हो गए, ठीक है। और ये कहता है आगे कि जो आगे बढ़ करके 1/6 कर दिया गया था, यानी कि 6 स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए एक टीचर अपॉइंट किया जाता था। और ये कहता है कि 10,000 से अधिक स्टूडेंट पढ़ते थे। ओबीसी बात है, जब ये अनुपात ही ऐसा हो गया तो 15,000 लगभग बैठेंगे, 10,000 तो कम है, 15,000 से ज़्यादा, लगभग 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ाई पढ़ते थे, एजुकेशन लेते थे। और धर्मगज या धर्मयज्ञ, ये पुस्तकालय होते थे, लाइब्रेरी, 3 फ्लोर थे लाइब्रेरियों के भी साथियों, 3 फ्लोर थे लाइब्रेरी के, ठीक है। 3 थे, कौन कौन से थे? रत्नोदधि, रत्न सागर और रत्न रंजक, ये 3 थे पुस्तकालय या लाइब्रेरी कह सकते हैं। नंबर 1 रत्नोदधि, नंबर 2 रत्न सागर और नंबर 3 रत्न रंजक, ये 3 थे, क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी, बड़ी लाइब्रेरी थी। प्रवेश परीक्षा के माध्यम से एंट्री होती थी यहाँ पे, अपॉइंटमेंट जो होती थी स्टूडेंट्स का, जो एग्जाम जो होता था ना एडमिशन, वो एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर, जैसे आज भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में लेते हैं, सभी लेते हैं एंट्रेंस एग्जाम, उसी आधार पर एडमिशन होता है, वो ये एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर परीक्षा लेती। यहाँ पर एक बार क्या हुआ कि 40 सिद्धांत लिख करके टांगे, ह्वेन्स एक विद्वान थे यहाँ पर नालंदा में, उन्होंने क्या किया कि 40 सिद्धांत 40 प्रिंसिपल्स लिख करके और टांग दिए
एक बार बोर्ड के ऊपर और कहा कि अगर इन सिद्धांतों को कोई गलत साबित कर दे तो मैं उसको अपना सिर देने के लिए तैयार हूँ, मैं अपना गर्दन कटा दूंगा अगर। तो बाद में क्या वेनसांग ने उसके साथ शास्त्रार्थ किया। वेनसांग ने, और वेनसांग संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, चाइनीज थे, लेकिन ललक थी बुद्ध दर्शन के जानने की, तो वो यहाँ पे आए थे। ठीक है, काफी लगभग 15 साल हो रहे थे, सबको पता है। तो उन्होंने उनका शास्त्रार्थ को स्वीकार किया, उनके साथ शास्त्रार्थ किया और उनको हरा दिया शास्त्रार्थ में। और फिर बाद में जब उन्होंने कहा कि हाँ भाई मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ, मैं अपने गर्दन कटाने के लिए तैयार हूँ शर्त के अनुसार, तो फिर उन्होंने क्या बोलते हैं, वेनसांग ने उनको माफ़ कर दिया था, कोई बात नहीं, और वो वेनसांग के शिष्य बन गए थे। ऐसे ऐसे विद्वान पुरुष हुए इस दुनिया में। हो गया। फिर हिएनचिन आता है 7th AD के अंदर, 7th सेंचुरी, एक और चीनी यहाँ पे आता है यात्री वेनसांग, क्या बोलते हैं, हिएनचिन करके 7th AD में, ये लगभग 3 साल यहाँ पर रहता है। और कोरिया के बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, जिसका एक कोरिया का स्टूडेंट था जिसका नाम बदल दिया जाता है, उसका नाम को परिवर्तन कर दिया था आर्यमन, अपना नाम बदल लेता आर्यमन, और ये इसकी यहीं पर मृत्यु हो जाती है, फिर नालंदा में इसकी मृत्यु हो जाती है। और कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं हमारा, एक था तक्षशिला, दूसरा नालंदा, तीसरा मेन है वल्लभी जो आधुनिक गुजरात में शादी हुई है। ये हीनयान संप्रदाय का पढ़ाने का प्रमुख विद्या का केंद्र था। महायान पढ़ाने के लिए नालंदा, हीनयान पढ़ाने के लिए वल्लभी। ठीक है, तो हीनयान का था। इत्सिंग यहाँ पर 100 विहारों का उल्लेख करता है, 100 विहार थे, 6 जिनमें 6000 भिक्षु रहते थे। 6000 भिक्षु रहते थे जो कि स्टडी करते थे, स्टूडेंट कह सकते हैं आप। और स्थिरमती और गुणमती, ये 2 नाम के विद्वान भी यहाँ पर आकर के आचार्य हुए थे। यहीं से शुरुआत की थी उन्होंने, है कहाँ से, वल्लभी में शुरुआत की थी। उन्होंने अपनी पुस्तकें लिखी थी, जिससे यहाँ के ये बहुत फेमस हो गए थे विद्वान। और बाद में ये चले गए थे नालंदा में, इन्होंने यहाँ पर पढ़ाया और बाद में कुछ समय नालंदा में पढ़ाया था। आगे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी जो कि ठीक है, अंतीचक में थी। ये इसका जगह जो था ये अंतीचक में थी, जो गुजरात में है। ठीक है, धर्मपाल ने बसाया था इसको, धर्मपाल ने बनाया था, विक्रमशिला की स्थापना की धर्मपाल ने। ठीक है, धर्मपाल ने बहुत सारे मोर देन बताते हैं कि मोर देन 50 से ज़्यादा विद्यालयों और विश्वविद्यालयों की स्थापना की थी धर्मपाल ने। उनमें सोमपुर महाविहार भी एक था। ये बौद्ध दर्शन को मानने वाला राजा था धर्मपाल, बहुत प्रतापी राजा था। पाल शासकों में 6 कॉलेज थे, विक्रमशिला में 6 महाविद्यालय थे, 6 कॉलेज थे, 108 शिक्षक, एक कॉलेज में 108 शिक्षक पढ़ाते थे, एक कॉलेज में 108 शिक्षक पढ़ाते थे। तो टोटल 6 कॉलेजों में 648 शिक्षक एजुकेशन दिया करते थे साथियों। ठीक है, और ये विक्रमशिला तंत्रयान का वो था केंद्र, वल्लभी हीनयान का है, और क्या बोलते नालंदा महायान का, वल्लभी हीनयान का, और विक्रमशिला तंत्रयान का केंद्र था शिक्षा में। और यहाँ पर एक इसका प्रशासन जो एक समिति चलाती थी साथियों, एक समिति चलाती थी, एक कैबिनेट होती थी जिसको कि द्वार पंडित बोला करते थे। और वो 6 लोगों की कमेटी होती थी जिन्हें द्वार पंडित कहा जाता था, द्वारपाल या द्वार पंडित कहा जाता था। और अतिश दीपंकर अतिश यहाँ के एक वो हुए थे, क्या बोलते हैं, आचार्य, बहुत बड़े डीन, वाइस चांसलर कह सकते हैं, आचार्य दीपश, और जो कि तिब्बत में चले गए थे बाद में 11वीं शताब्दी में, तिब्बत में चले गए थे 11वीं शताब्दी में। ठीक है, 200 तिब्बती ग्रंथों का अनुवाद उन्होंने किया। आचार्य दीपंकर जो थे वो विद्वान आचार्य थे। 1203 के अंदर यहाँ पर जो आचार्य थे वो थे शाक्यश्री भद्र जो यहाँ के उस समय के वाइस चांसलर थे। और उसमें खिलजी ने नष्ट कर दिया था। ये खिलजी ने ही सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन को साथ नष्ट किया था। खिलजी जो था आपका मोहम्मद गोरी का एक सेनापति था, मोहम्मद गोरी का सेनापति था, जिसने कि 1191-92 की तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। पहले खुद हारा था, फिर बाद में उसको हरा दिया था। फिर सल्तनत काल शुरू होता हमारा 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक के समकालीन था ये बख्तियार खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी बाद में आता है। ठीक है, तो ये बख्तियार खिलजी था। तो बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा को भी, तक्षशिला को भी और इन बड़े बड़े विहारों को नष्ट कर दिया था।
हालांकि एक कंट्रोवर्सी भी है इसके ऊपर, कुछ लोग बुद्ध दर्शन जुड़े हुए लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो ब्राह्मणों का षड्यंत्र था। अब वो एक रिसर्च का विषय चला जाता है, रिसर्च में जाओगे तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा, तब आप निकाल सकते हो इसकी रियलिटी क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। और खिलजी नष्ट कर दिया तो फिर यहाँ पर शाक्य के श्री भद्र जो थे ये तिब्बत चले गए थे। तिब्बत चले गए थे, कहाँ चले गए थे? तिब्बत चले गए थे अपनी जान बचाने के लिए, जान बचा करके भाग गए थे तिब्बत। बात भी सही है यार, जान बची लाखों पाई, जान है तो जहान है। आगे फिर एक और आता है इंस्टीट्यूशन ओदंतपुरी, जिसको कि बताते हैं गोपाल ने स्थापित किया। जो गोपाल जो था 850 9th सेंचुरी के स्टार्टिंग में पाल शासक का, पाल व राजवंश का संस्थापक गोपाल को माना गया है। ठीक है, उसके बाद फिर और राजा हुए। कुछ विद्वान ओदंतपुरी का संस्थापक गोपाल को मानते हैं, लेकिन तिब्बती संस्मरणों में तिब्बती का जो ग्रंथ है वो इसको धर्मपाल इसका वो बताते हैं, धर्मपाल को मानते हैं इसका फाउंडर मेंबर कि धर्मपाल ने बसाया था। तो ये हमारे आज के जो है मेन शिक्षण और शिक्षण संस्थाएं हो गई हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो गए हैं। कुछ थोड़े से और बचे हैं, वो मैं इसकी डिटेल में टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूँ, वहाँ से आप देख लेना। 2 चीज़ें आपने बतानी है, क्या कि नेट का क्वेश्चन है, तिरुवाडुतुरई और तिरुवाडुरई क्या थे? बता देता हूँ थोड़ा डिटेल। तिरुवाडुरई और तिरुवाडुतुरई दक्षिण भारत के 2 बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे मध्यकाल में, 12वीं-13वीं शताब्दी के अंदर बात है। तो बताइए जरा, तिरुवाडुतुरई में किस चीज़ की पढ़ाई होती थी और तिरुवाडुरई में किस चीज़ की पढ़ाई होती थी? दोनों में ही अलग अलग चीज़ों की पढ़ाई होती थी, ये आपने ढूंढना है। ठीक है, मैं टेलीग्राम पर डिटेल पोस्ट कर दूँ, वहाँ से आपने देख लेना है। ठीक है, तो ये हमारा आज का चैप्टर से क्लोज हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, मॉडर्न इंडिया की क्या बोलते हैं वो एक चैप्टर और बचेगा। इसके बाद मॉडर्न इंडिया की एजुकेशन 1813 से लेकर के और आज़ादी के बाद तक का न्यू एजुकेशन पॉलिसी तक का एक, मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो और बना दी जाए इसके ऊपर, ताकि आपके दोनों में ही काम आएगा, वो फर्स्ट पेपर में भी सेकंड पेपर में दोनों में ही काम आएगा। ठीक है, तो उसके ऊपर और बना दूंगा। एंशिएंट में मैंने बना दिया है, मध्यकाल का कोई खास है नहीं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, तो वहाँ तो क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, और मॉडर्न में से आने की संभावना बनती है, वहाँ का मैं और बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, तो नई वीडियो के अंदर नेक्स्ट टाइम में आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक आप स्टडी में सरते हुए लगे रहिए कंटिन्यू। तब तक के बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का क्लास अटेंड करने के लिए, और साथ ही वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करो यार, मुझे बोलना ना पड़े। ठीक है, कुछ अपनी भी जिम्मेदारी समझा करो, बगैर कहे कुछ काम कर लिया करो। ठीक है, तो नए वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी आप सभी के साथ में। तब तक थैंक यू सो मच आपका। जय हिंद और जय भारत। वेरी गुड।